हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने अभी तक जो आपका पहला चैप्टर था उसको ख़त्म कर लिया है। आज उसके आगे चैप्टर 2 और चैप्टर 2 की जो कुछ बेसिक बातें हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे जो आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, लिखी गई हैं। ठीक, चैप्टर 2 आपका है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल व विकृति। इस पूरे चैप्टर में हम किसी बॉडी पे यदि फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के कारण बॉडी में कौन कौन से व्यवहार उत्पन्न होने वाले हैं उनके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो बेसिक बात है आपका कि जो जानने वाली बात है वो क्या है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में यही आपको बात जाननी है इस चैप्टर में कि यदि हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है ना, हमारे पास कोई बॉडी है, यदि हम इसको खींचते हैं, पीटते हैं, ठीक, यदि हम इसको क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं या पीटने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कोई बॉडी है, यदि मैं उसको खींचने की कोशिश करता हूँ या पीटने की कोशिश करता हूँ या कोई भी XYZ किसी भी डायरेक्शन से यदि बल लगाता हूँ, मतलब क्या करता हूँ, इसकी स्थिति बदलने की कोशिश करता हूँ। बल क्या होता है? बल एक कारक होता है, ठीक है, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वही बात है कि जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर में क्या जानने वाले हैं कि जब हम किसी पिंड पर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण पिंड में जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और जो इनमें दो परिवर्तन है वही आपका एक क्या है, एक स्ट्रेस है, दूसरा स्ट्रेन। हम इन्हीं दोनों के बारे में पूरी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग स्थितियां होंगी, अलग अलग मात्रा की फोर्स होगी, अलग अलग फोर्स के कारण बॉडी में कौन कौन से ऐसे डिफॉर्मेशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, या और सारे जो व्यवहार है वो कैसे कैसे होंगे, स्ट्रेन के प्रकार है, स्ट्रेस के प्रकार है, ये सब कैसे कैसे होंगे, इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपको इंट्रोडक्शन में ये बातें पता चल गई कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि यदि हम किसी भी पिंड पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के कारण पिंड में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले पूरे चैप्टर में। ठीक, तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पूरी बात खत्म हो गई। ठीक है, इंट्रोडक्शन इतना सा ही था, ठीक, कि बल के कारण बॉडी में जो व्यवहार उत्पन्न हो रहा है उस पर अध्ययन करेंगे। ठीक, अगला है आपका बल। ठीक है, यहाँ से आपका थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि बल क्या है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि क्या है आपका ये बल है ना। बल के बारे में हम बात करते हैं, फोर्स। फोर्स मतलब बल। बल क्या होता है? बल एक कारक है, ठीक है ना। बल क्या है? बल एक कारक है जो वस्तु की स्थिति में या शेप में या साइज में किसी भी तरीके से बात करें तो उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। ठीक है, परिवर्तन लाने की कोशिश करता है अथवा परिवर्तन कर भी देता है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम बॉडी पे, यदि मेरे पास बॉडी में इसको फोर्स यदि लगा के धक्का देता हूँ, ठीक है, मेरे पास ये बॉडी है, मैं इसको फोर्स लगा के जैसे धक्का देने की कोशिश करता हूँ तो यह हो सकता है बॉडी इधर खिसक जाए, मतलब कि ये कुछ यहाँ पे आ जाए, आपकी बॉडी यहाँ पे आ जाए। ऐसी स्थिति में हो सकता है बॉडी यहाँ पे आ जाए आपकी, यहाँ से ये इतनी दूरी खिसक गई, ठीक, इधर से मैंने क्या किया, बॉडी को धक्का दी तो बॉडी आपकी खिसक के यहाँ से यहाँ तक आ गई है। ठीक, मतलब इतनी दूरी उसने, इतनी डिस्टेंस क्या कर ली, ट्रेवल कर ली, चल ली, ठीक, फोर्स के कारण। हो सकता है ये बॉडी यहीं पे पूरी क्या हो, फिक्स हो। यदि ये बॉडी पूरी यहाँ पे फिक्स होगी, जब मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है बॉडी इस तरह आगे ना खिसक के कुछ एंगल पे इंक्लाइन हो जाए, ठीक है, ऐसे झुक जाए, ठीक है, कुछ एंगल पे बेंड कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। ठीक, तो इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फिगर आप बना लेंगे, ठीक है ना, वीडियो को रोक के। ठीक है, तो क्या बल के बारे में डेफिनेशन क्या है, बल वह कारक है
बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति परिवर्तित कर देता है। वस्तु की स्थिति, बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति परिवर्तित कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है। प्रयास करता है। बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में, बहुत चीजें छूट जाती हैं, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। ठीक, ये बातें पता चली आपको। और अब ये फिगर बना लेंगे। मैंने बॉडी को इधर से फोर्स लगाया तो बॉडी खिसक के आपकी इधर आ गई। मतलब बॉडी पहले यहाँ थी, अब खिसक के डेल्टा एल प्लस दूरी आगे बढ़ गई है। ठीक, ये फिगर आप बना लेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है ना, टाइप ऑफ फोर्स में जो बल के प्रकार है यहाँ पे आपको दिखाया गया है कौन कौन से लोड होते हैं। इनको थोड़ा सा समझते हैं, तभी इन पे जो आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उन्हीं के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ लोड का मतलब होता है क्या, बल के प्रकार या लोड के प्रकार। बल, इसको लोड भी कहते हैं, के प्रकार। ठीक है, बल के प्रकार या लोड के प्रकार, इसमें क्या होता है आपका, कौन कौन से प्रकार हैं कि डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, एक्सियल और ट्रांसफर। इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, जब क्या है कि जो बॉडी है, ठीक है, उसकी जो एक्सिस है, इस बॉडी की यदि जो एक्सिस की मैं बात करता हूँ, जो इसके सेंटर से ठीक हो जाएगी। ठीक है, यदि उस एक्सिस पे कोई फोर्स लगाई जाती है तो उसे एक्सियल फोर्स कहते हैं। यदि वही फोर्स बॉडी के एक्सियल जो अक्ष है ना उसके समांतर लगाई जाए फोर्स तो उसे ट्रांसवर्स फोर्स कहते हैं। टेंसाइल फोर्स, यदि क्या है इस बॉडी को मैं खींचने की कोशिश करता हूँ तो इसे टेंसाइल फोर्स कहते हैं। जब मैं इसे दबाने की कोशिश करूंगा तो इसे कंप्रेसिव फोर्स कहेंगे। ठीक है ना, मतलब कि जिस फोर्स से मैं इसको दबाता हूँ उसे कंप्रेसिव फोर्स, या जिस फोर्स से मैं इसको खींचने की कोशिश करता हूँ उसे टेंसाइल फोर्स कहेंगे। अगला है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स क्या करता है कि इसको काटने की कोशिश करेगा। ठीक, इसको भी हम फिगर से एक एक चीजों को अच्छे से समझेंगे और क्लियर करते हुए जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं आपका डेड लोड। डेड लोड और लाइव लोड, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे कि मैंने क्या बनाया, एक ये दीवार है आपकी, है ना, और यहाँ पे क्या है, ये आपका फाउंडेशन है, और दूसरी दीवार आपके यहाँ पे है, ये उसका फाउंडेशन है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक स्लैब रख दी। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने एक कॉलम खड़ा की, दूसरी कॉलम खड़ा की, और इसका ये फाउंडेशन है और ये इसका फाउंडेशन है, और उसके ऊपर मैंने क्या रख दी, स्लैब रख दी। तो अब इसको तो हम ना उठा सकते हैं ना कहीं ले जा सकते हैं,
इसको ना हम हिला सकते हैं ना कहीं उठा के ले जा सकते हैं, मतलब कि इसको हमने जिस स्थिति में पृथ्वी में ढाल दिया, पृथ्वी पर ढाल दिया, ठीक ना, फ्रेम में कर दिया, अब ये आप उसी स्थिति में रहेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये जो लोड लगाएंगे ना इस पृथ्वी पे, उसे डेड लोड कहेंगे। डेड लोड का मतलब क्या है कि संरचना का जो सेल्फ वेट होता है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो आपने सीमेंट, कंक्रीट, सरिया, ईंट और सारे मटेरियल प्रयोग किए हैं ना, वो जो आपका है डेड लोड का काम करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब उनका निर्माण हमने कर दिया किसी भी स्ट्रक्चर का, अब हम उनमें कोई भी मतलब कि उनको हम कहीं भी उठा के नहीं ले जा सकते, नहीं ले आ सकते। तो ऐसे संरचना के कारण, ऐसे जो भवन है, ऐसे जो इमारतें हैं, स्ट्रक्चर हैं, है ना, उनके कारण जो लोड आता है उसे डेड लोड कहते हैं। ठीक, डेड लोड संरचना का या किसी भी स्ट्रक्चर का खुद का भार होता है। ठीक है, डेड लोड क्या होता है, किसी भी संरचना का स्वयं का भार होता है। ठीक, ये बात समझ में गई आप, डेड लोड क्या होती है कि किसी भी स्ट्रक्चर का जो स्वयं का भार होता है उसे डेड लोड कहते हैं। अगला इसमें लिखा गया है लाइव लोड। क्या है लाइव लोड, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये आपकी बोर्ड है, इसके पीछे एक दीवार है और इस दीवार के नीचे एक फर्श है, एक बेस है, इसके ऊपर एक स्लैब है। ठीक है, तो जैसे कि इन दोनों के बीच में यदि मैं हूँ, ठीक है ना, मैं इधर टहल सकता हूँ, यहाँ से बाहर भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि ऐसी भी वस्तुएं जो मूवमेंट कर सकती हैं, मतलब कि इनको उठा के रखते हैं और चाहे इनको हटा लें। ठीक है, तो इनका जो लोड आता है किसी भी स्ट्रक्चर पे, संरचना पे, तो उसे हम डेड लोड कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जो चल फिर सकते हैं, उनके कारण स्ट्रक्चर पे जो लोड आता है उसे डेड लोड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यहाँ पे आप ले लेंगे लाइव लोड की, ये फिगर आप बना लेंगे। अब लाइव लोड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है ना, ये डेड लोड था, अब इसी में आपका ये अगला है लाइव लोड, है ना। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तु या पदार्थ जिनको गतिमान करके, जिनको गतिमान करके कहीं भी हटाया लगाया जा सकता है, लाइव लोड कहलाता है। लाइव लोड कहलाता है। ठीक, ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। ऐसे वस्तु या पदार्थ जिनके द्वारा संरचना पे लोड आती है ना, जिनको हम हटा सकते हैं, कहीं भी उठा के रख सकते हैं, या वहां से उठा के कहीं बाहर कहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इनके कारण जो लोड आता है उसे लाइव लोड कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आपके इस ट्रांसवर्स लोड या एक्सियल लोड के बारे में। अभी फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और आपको बताऊंगा, वो थोड़ा सा समझने वाली बातें होंगी। ठीक है, अगला क्या है आपका एक्सियल लोड या ट्रांसवर्स लोड, इसको क्या कहते हैं थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा कि आपके पास क्या है, या एक
फिक्स सतह है और इस पे क्या हुआ, मैंने एक बॉडी क्या की लटका दी, है ना। तो इसके सेंटर से मान लेते हैं कि ये एक्सिस जा रही है, ठीक है ना। यदि मैं इसी एक्सिस पे एक फोर्स लगा देता हूं, ठीक, ये क्या है आपकी फोर्स लगा देता हूं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है या बॉडी की एक्सिस से होके जाती है ना, या बॉडी की एक्सिस के समांतर होके जाती है ना। ये लोड इस बॉडी की एक्सिस के समांतर हो जाती है या इस बॉडी की एक्सिस से ही होके जाती है, अक्ष से होके ही जाती है। तो इस पे जो लोड ये लगाया जाता है ना, इसे कहते हैं आप एक्सियल लोड या ट्रांसफर लोड। मतलब इस बॉडी की अक्ष पे जो लोड लगाते हैं, ठीक है, इस बॉडी की अक्ष पे जो लोड लगा, इस बॉडी की अक्ष पे जो लोड लगाते हैं और इस बॉडी की अक्ष के समांतर जो लोड लगाते हैं उससे एक्सियल लोड कहते हैं, ठीक है। इसी में एक चीज और है, आपका है टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड, ठीक है। यदि यह लोड इस बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहा है तो इसे टेंसाइल लोड कहते हैं, ठीक है। अब यदि यही फोर्स इसको क्या करे, दबाने की कोशिश कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कंप्रेसिव, है ना। मतलब क्या है कि इसका थोड़ा सा लिख देते हैं। ट्रांसफर लोड तो आप समझ गए कि यह जो लोड है ना, यह लोड पिंड की अक्ष पर लगा होता है, ठीक। ये लिख लेंगे आप ट्रांसफर लोड में, एक्सियल लोड में, ठीक। अब इसका हम टेंसाइल और कंप्रेसिव की बात करते हैं। टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स या लोड, ठीक है। इसका सीएल लोड उसके बारे में बता देता हूँ आपको, थोड़ा समझिए टेंसाइल लोड क्या होती है ना। यह क्या कर रहा है, बॉडी की लंबाई में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वह बल जो पिंड को खींचकर पिंड की लंबाई बढ़ाने की कोशिश करता है, बढ़ाने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न थोड़ा देख लेना सही लिखा गया है कि नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोशिश लिख देते हैं, प्रयत्न बढ़ा के कोशिश करता है, तनन बल कहलाते हैं, तनन बल कहलाता है, ठीक। वह बल जो पिंड को खींचकर पिंड की लंबाई बढ़ाने का कोशिश करता है, तनन बल कहलाता है, ठीक। अब कंप्रेसिव की बात कर लेते हैं। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है,
संपीड़न बल या लोड। संपीड़न बल या लोड क्या होता है, मैंने कहा कि अब इस बार इसकी पूरी पोजीशन को ऐसे पलट देते हैं। है ना, अब यह क्या करेगा, बॉडी को दबा के उसकी लंबाई में कमी लाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, वह बल जो पिंड को दबाकर उसकी लंबाई में कमी करने की कोशिश करता है। संपीड़न बल कहलाता है। समझ गई ये बात है। तो संपीड़न बल क्या करता है कि बॉडी की लंबाई को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन यदि मैं इस पे फोर्स लगा के इसको दबाने की कोशिश करता हूं तो ये लंबाई तो कम होगी, लेकिन इसकी जो व्यास है, जो डाया है या जो पार्श्व का एरिया है वह बढ़ने की कोशिश करेगा, बढ़ेगा। ठीक, अगली बात आ गया कि शियर की बात हम सब कर रहे थे, ठीक है। शियर, ये थोड़ा सा शियर वाला मैटर ध्यान से समझना, इसमें कभी कभी बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना। शियर, शियर फोर्स या शियर लोड, है ना। शियर फोर्स मतलब कर्तन बल। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि शियर फोर्स और शियर बल क्या होता है। देखिए मेरे पास क्या है, एक प्लेट है ये, है ना, और यहाँ पे आपके सामने दूसरी प्लेट है। दोनों को क्या किया गया है, यहाँ पे रिवेट की सहायता से जोड़ा गया है ना। ठीक है, आपकी एक प्लेट ये ऊपर वाली है और एक प्लेट आपकी इसके नीचे रखी गई है, और दोनों प्लेटों का किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक,
इन प्लेटों को जोड़ा गया है। जब मैं इनको ऊपर से देखता हूँ तो ये हमें कुछ ऐसे दिखती हैं, फिर जब मैं इनको क्या करता हूँ सामने से देखता हूँ तो मुझे कुछ ये ऐसे दिखेंगी। और यहाँ पे क्या है, एक रिबिट लगी है, और यहाँ पे क्या है, 2 रिबिट लगी हैं। ठीक, ऐसे जुड़ी हुई है। अब मैं इस प्लेट पे इधर फोर्स लगाता हूँ P और इधर फोर्स लगाता हूँ मैं P। ठीक, समझिएगा ध्यान से क्या होता है। इस प्लेट पे मैंने इधर फोर्स लगाया और इस प्लेट पे इधर मैंने फोर्स लगाया। हो सकता है कि इस प्लेट का फोर्स मैं इधर कर दूं और इस वाले फोर्स का प्लेट इधर कर दूं। फोर्स की डायरेक्शन से यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, बस समझना क्या है आपको वो जानना। ठीक है, तो जब आप इधर फोर्स लगा के खींचते हैं और इधर फोर्स लगा के खींचते हैं तो यहाँ से आप कटने की कोशिश करेंगे, है ना, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगी, कट जाएगी दोनों जगह से। ठीक है, तो जब मैं इसको कटने के बाद अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन यदि देखता हूँ, मैंने मान लिया कि इस वाली पूरी प्लेट को काट के हटा दी। ठीक है, अब देखना क्या दिखेगा आपको, ऊपर से देखने पे यहाँ पे एक होल दिखेगी और यहाँ पे एक होल, और यह पूरा इस रिबिट का कटा हुआ भाग दिखेगा। ठीक है, जो कि ऊपर वाला भाग कट के हट चुका है। ठीक, तो क्या होता है कि जो हमने शियर फोर्स होता है ना, वो आप काटने की कोशिश करता है। ठीक है, इस दोनों रिंग को काट के इस वाली प्लेट को हटा देगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, वह बल, है ना, वह बल जो किसके समांतर लगता है, एरिया के समांतर लगता है। ठीक है ना, वैसे भी यहाँ एरिया की बात नहीं करूंगा मैं, है ना, तो यहाँ बोलूंगा कि वह बल जो प्लेन के समांतर लगता है और पिन को काटने की कोशिश करता है। कर्तन बल कहलाता है। अब देखो यहाँ पे आपको ये पहली ही लाइन नहीं समझ में आई होगी कि प्लेन के समांतर क्या है ये। अभी क्या है कि जब मैं ये फोर्स इधर लगा के इसको खींचने की कोशिश करता हूँ और ये वाला फोर्स इसको उधर लगा के खींचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो प्लेन हमारी कहाँ बन रही है, इसी सतह पे तो प्लेन बन रही है। ठीक है ना, यही वाली ये पूरी सतह पे प्लेन बन रही है। मतलब क्या है, इस प्लेन पे मतलब ये वाली जब मैं इधर ऊपर से देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये फोर्स इधर इधर लग रही है। ठीक है, और ये वाली फोर्स इधर इधर लग रही है, तो यार इस सतह के प्लेन पे तो लग रही है ना। तो जिस सतह को ये काट देती है यहाँ से, जहाँ से ये काट रही है, इसी के प्लेन के समांतर है ना। जब कट जाएगी तो जो प्लेन इसका होगा, है ना, जो आपको एरिया दिखेगा उसी का समांतर है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वह बल जो प्लेन मतलब समतल भी होता है, प्लेन के समांतर लगता है और पिंड को काटने की कोशिश करता है, कर्तन बल कहलाता है। ठीक, ये बात समझ में, ये फिगर बना लेना और ये लिख लेना। अब थोड़ा सा जो आपको था फोर्स के बारे में कंफ्यूजन होती है, कभी कभी आपको लिखा होता है जो फोर्स की वैल्यू होती है ना, स्ट्रेस, अभी हम इसका स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे जो हम स्ट्रेस की यूनिट लेंगे वह न्यूटन पर mm स्क्वायर में लेते हैं, है ना, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब उसको कैसे बदलते हैं, क्या मैटर होता है, उसको थोड़ा समझते हैं, फोर्स के बारे में ही है ना।
बात करने वाले हैं किस पे, फोर्स पे, बल, फोर्स। बल पे बात करने वाले, बल की जो मात्रक होती है, ठीक है, इसका क्या होता है, मात्रक, न्यूटन, है ना। और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, m इंटू जी, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। यदि मैं मानता हूं कि जो मेरे पास द्रव्यमान है ना, उसको मैं मान लेता हूं कि m इज इक्वल टू 1 kg, और जो इसकी यूनिट होती है वह क्या होती है, न्यूटन, यूनिट न्यूटन, F इज इक्वल टू m इंटू जी, और m इज इक्वल टू मैंने कितनी मान ली, 1 kg, है ना। तो यदि मैं m की जगह पे 1 रख देता हूँ, 1 kg इंटू जी, किसमें, न्यूटन में मेजर कर लिया मैंने, ठीक है, 1 kg हो गया, और जी की वैल्यू में यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, कितनी, 9.81, है ना। तो यह इतने न्यूटन बन जाती है, और ये बराबर करके आती है 9.81 न्यूटन। इसको हम लगभग लिखते हैं 10 न्यूटन, ठीक है ना। मतलब 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक। ये बातें समझ में आई आपको, कैसे आई। इसी का थोड़ा सा इसके आगे और बात करते हैं, है ना। यदि 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो 1 टन बराबर, 1 टन बराबर आपका होता है 1000 किलोग्राम। अब आप इसको न्यूटन बदल देखिए कितना आएगा आपका, तब तक मैं देखता हूँ थोड़ा सा। ऐसा लग रहा था कोई है बाहर, ठीक है। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम, ठीक है ना। अब मैं क्या कहता हूं, 1000 किलोग्राम, इसको हमें न्यूटन में बदलना है। न्यूटन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, या कितने न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। जब 1 किलोग्राम फोर्स बराबर 10 न्यूटन का है, तो इतने 1000 किलोग्राम फोर्स बराबर कितना होगा, 1000 किलोग्राम फोर्स बराबर ये होगी 1000 इंटू 10, और ये वैल्यू न्यूटन में आ गई। तो ये मेरे पास आएगी क्या, 140 न्यूटन। और जब इसको हम 10 की पावर के रूप में लिखेंगे तो कितनी आएगी, 10 की पावर 4 न्यूटन। 1 टन इज इक्वल टू 10 की पावर 4 न्यूटन। ये बातें समझ में कैसे आई हैं, ठीक। यही आपको कुछ बातें हैं जो याद रखनी है, थोड़ी सी 2-4 बातें और हम उसको कर लेते हैं, फिर लेक्चर ओवर कर लेंगे, ठीक। कभी कभी ऐसा लिखा आता है कि 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू, न्यूटन में वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जब 1 किलो न्यूटन लिखा था, ठीक है, किलो को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और न्यूटन वाले स्थान पे न्यूटन, तो इसको हम लिखेंगे क्या, ये पर क्वेश्चन मार्क है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3
न्यूटन, ठीक है। जब इसको सिर्फ वैल्यू में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 1000 न्यूटन, ठीक। सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, सारी पॉइंट कैसे कैसे लिख सकते थे। अब यदि ऐसा लिखा था 1 गीगा न्यूटन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁶ न्यूटन। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 10⁻³ किलो न्यूटन, है ना। और इसको जब हम पूरा फुल फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे 6 जीरो बढ़ा देंगे, है ना, 2 5 और ये 6 न्यूटन, ऐसा लिख सकते हैं। हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिखें 10⁻³ इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये भी तो लिख सकते हैं, है ना। ये अलग अलग रूप में हम इनको बदल सकते हैं। ये मेगा नहीं गी, ये मेगा होगा, गीगा नहीं, है ना। 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब बात करते हैं, फिर अगली बात आती है आपके गीगा न्यूटन के ऊपर, है ना। 1 गीगा न्यूटन, इसको हम लिख सकते हैं 10⁹ न्यूटन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁶ किलो न्यूटन, या ऐसा लिख सकते हैं 10⁻³ मेगा न्यूटन, ठीक। ऐसे अलग अलग प्रकार से हम लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻6 न्यूटन, इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है, इनको अलग अलग रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। अब एक चीज और आता है, थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। ये सब नोट करते चलेंगे और आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि आगे वाले सवाल में कभी बोलेगा न्यूटन है, मेगा न्यूटन है, गीगा न्यूटन है, तो आपको बदलना आना चाहिए।